चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, लिमिट तो 11th में भी पढ़ी है ना थोड़ा बहुत? ओके सर नहीं आता। मतलब 11th की लिमिट भी नहीं आती, 11th का डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, तब जाके लिमिट में आएंगे। लिमिट में क्या है डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिमिट जो है, लिमिट क्या है ना, लिमिट के कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लिमिट के सवाल का बेसिक फंडा क्या है, देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो बेटा ये बिल्कुल फ्लैट प्रॉब्लम है और इसका सीधा मतलब है कि आप x की जगह 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9 यानी 15, है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है जिसमें आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दी और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल फंडामेंटली आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या है, कई बार सवाल ऐसा ना आके इस तरह का आता है कि आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक टिपिकल वैल्यू देगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब एक बार आप माइंड में प्लान करिए, अगर आप एक्स की जगह 1 लगा देंगे तो क्या होने वाला है, बताइए क्या आंसर आने वाला है? 0 इन द न्यूमरेटर एंड 0 इन द डिनोमिनेटर। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो 0/0 आ जाएगा। अब 0/0 को तो आंसर बोल नहीं सकते, बिकॉज 0/0 इज नॉट डिफाइंड। तो अब दो बातें हैं, या तो ये सवाल अनडिफाइंड है या फिर इसकी वैल्यू हम गलत निकाल रहे हैं। तो होता क्या है, देखो जब हम x की जगह 1 टेंडिंग इस तरीके की बात बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप x की जगह 1 लगा दें। इसका मतलब होता है कि x 1 के बहुत करीब आ गया है। हो सकता है वो 1.001 हो, या हो सकता है वो 0.9999 हो, है ना। तो जब आप x की जगह एग्जैक्टली 1 लगा दे रहे हैं तो ये 0/0 बन रहा है। लेकिन जब आप रियलिटी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू ना लगा के 0.99999 लगाता तो ये 0 नहीं होता। इसका लेकिन मतलब अगर इसकी वैल्यू ऊपर 0/0 आइडेंटिटी लगा देंगे हमारी लापरवाही से आ रही सर, अगर है। ऊपर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे तो उससे शायद डिफरेंट हो जाए। एग्जैक्टली तो वही बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम 1 लगा रहे हैं तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 को पुट करने पर वो 0 आ रहा। तो जब लिमिट के सवाल करते हो तो एक तो अपने माइंड में ये हमेशा क्रिएट रखना कि लिमिट के क्वेश्चंस को करने के लिए डिनोमिनेटर के टर्म को काटना बहुत जरूरी है। लिमिट के सवाल को ना, अगर कोई मैं 3 बातें बताऊंगा उनको सुन के करे तो सारे सवाल निकल जाएंगे। उसमें से पहली बात यही है कि लिमिट के सवालों को करने का बेसिक फंडा ये है कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर अगर डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है तो आप कुछ भी करके डिनोमिनेटर से 0 का हटाओ। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 ना बचे। आपको डिनोमिनेटर से 0 को गायब करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो डिनोमिनेटर से 0 को गायब करने का कंसेप्ट आपको पूरा करना है। अब डिनोमिनेटर से 0 को गायब करने के जो तुमने उपाय बताया वो भी एक बेटर उपाय है इस सवाल के लिए। एक खूबसूरत बात बताई तुमने कि इसके फैक्टराइजेशन अगर कर दिए जाएं तो x माइनस 1 का टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और तब रिमेनिंग क्वेश्चन में अगर आप x की जगह 1 पुट कर दोगे तो 1 + 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर होगा। तो जो पहला प्रॉब्लम है उसमें डायरेक्ट 1 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व हुआ, जबकि दूसरे वाले में टेंडिंग टू 1 वाली कंडीशन लगा के सॉल्व। आपको x को 1 लगाने से पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ा। तो दो ही प्रकार के सवाल होते हैं, एक जो डायरेक्ट वैल्यू लगा के निकल जाते हैं और एक जो थोड़ा सा अरेंज करके निकलते हैं। ठीक। अच्छा, अरेंज करने का एक तरीका ये जो तुमने बोला ये बहुत अच्छा तरीका है कि फैक्टराइज करके अरेंज करो। फैक्टराइज करके मोस्टली प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। एक सिचुएशन बगल में और बना रहा हूं ग्रीन कलर के पेन से, ध्यान देना। एक समस्या और आती है, कई बार जो क्वेश्चन होता है उसमें लिमिट जो होती है वो इनफाइनाइट टेंडिंग होती है बेटे। अब बात उठती है कि ऐसे सवाल सर कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर लिमिट इनफाइनाइट टेंडिंग हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डायरेक्ट एक्स की जगह इन्फिनिटी लगा दूं तो आप समझ सकते हो ये 0/∞/∞ बन जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इन्फिनिटी वाले सवालों का फंडामेंटल बता देता हूं कि अगर इन्फिनिटी वाले लिमिटिंग कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉलिनोमियल है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है 2 पावर का, है कि नहीं है, और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म क्या है, पॉलिनोमियल है। आयुष आप आवाज सुन पा रहे हैं बेटे क्लियरली? यस सर। चलिए, तो लिमिट में बता रहा था, इसको मैं बेसिक्स बता रहा था लिमिट के। इसने भी बोला कि मुझे 11th के सर आते हैं, 11th के किए हैं मैंने।
तो आपने भी वही बोला, तो मैं इसको बेसिक से 2-3 रूल्स बता रहा था पहले लिमिट के। तो पहला रूल मैंने ये बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम बिल्कुल फ्लैट है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, आपको पता है कि अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे तो एक बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, देन यू कैन पुट इट एंड गेट द आंसर। 15 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आपने x की जगह 1 लगा दिया। सेकंड केस मैंने इसको ये समझाया कि हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप x की जगह 1 लगाएं और सोचें कि आंसर आ जाए। सेकंड में ऐसा नहीं हो पाया। देखो सेकंड में अगर मैं x की जगह 1 डायरेक्ट लगा देता ना, तो ये आ जाता 0/0। आता कि नहीं आता बताइए बेटे? 0/0 आ जाता कि नहीं आ जाता अगर मैं? हाँ बिल्कुल। तो मुझे क्या करना पड़ा, इस पे कोई नया टेक्निक लगाना पड़ा। तो ये टेक्निक हर्ष नहीं बोली, बहुत अच्छी बात है, इससे पता लगा कि इसने 11th में पढ़ाई की है। इसने तुरंत बोला कि सर मुझे इसको फैक्टराइज कर देना चाहिए। वेरी गुड। फैक्टराइज करते ही जो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टर्म था x-1, वो कैंसिल आउट हो गया। और तब उसके बाद जब हमने x को 1 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। ये दूसरा तरीका है। तरीका मत कहो, ये दूसरी कैटेगरी का सवाल है। एक सवाल वो होता है जिसमें डायरेक्ट वैल्यू लगाओ और आंसर निकल जाए। एक होता है जिसमें फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा केस समझ लो इसको। मैं जितने भी केस अभी बताऊंगा सब अलग अलग टाइप के होंगे। तीसरा केस मैं बता रहा हूं कि कई बार सवालों में लिमिट इनफाइनाइट टेंडिंग होती है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक भी डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी लगाइए, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाएगा ना ये, है ना? तो नहीं निकल पाएगा। तो कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जो इनफाइनाइट टेंडिंग हो, तो पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर आप यूज कर रहे हैं, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। जैसे मैं करके बताता हूं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है, पर डिवाइड करने पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इसका पड़ोसी x बाय एक्स स्क्वायर। द लास्ट वन विल बी 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर से कंप्लीट न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, और यही स्टेप आप लेंगे डिनोमिनेटर के साथ। यही आपने डिनोमिनेटर के साथ भी किया, देखिए, है ना? और मैंने 3 पार्ट में एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया। ये देख के किसी को दिक्कत तो नहीं हुई कि सर आपको तो एक बार डिवाइड करना था, आपने 3 बार क्यों किया? वो मैंने ब्रेक कर दिया 3 पार्ट में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। हाँ ठीक है, चलिए। और बड़ी ईमानदारी से, हाँ अगर नहीं आएगा तो बेटे बताना पड़ेगा। देखो ये चीज बड़ी, बच्चे लोग थोड़ा कॉपरेट इस मामले में करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। साफ साफ ना बोलना ना, चुप रहने से ज्यादा खूबसूरत है। अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं समझ रहा और वो चुप बैठा है तो ये गलत है। बोल देना ज्यादा बेटर है। नहीं आ रहा बोलना भी उतना ही एक्सेप्टेबल होता है जितना आ रहा बोल। आप आ रहा बोलेंगे तो भी मेरे को कोई ऐसा नहीं कि बड़ी खुशी मिल जाएगी कि चलो ठीक है, और नहीं आ रहा बोलेंगे तो भी मुझे उसी तरह का फीलिंग आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है आप 4 बार भी पूछ सकते हैं। तो 2 ही बच्चे तो आप पढ़ रहे हो, अपना बढ़िया आराम से डिस्कशन करके पूछो। तुम्हारे लिए तो ये पर्सनल क्लास की तरह है। अब ये ऐसा बन गया, देखो मैंने ब्रेक कर दिया सारे टर्म्स को, ऐसा बन गया। अब अगर मैं इसमें x की जगह इनफाइनाइट लगाऊंगा तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर अब क्या आने की संभावना है? इनफाइनाइट लगा दीजिए, बताइए। अब तो इसका आंसर बढ़िया आने वाला है। नहीं बता पाएंगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब इनफिनिट लग गया तो क्या करना? मतलब अब x की जगह इन्फिनिटी आप अगर पुट करते हैं तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है? जैसे शुरू में इन्फिनिटी लगाने को मैंने क्यों मना किया? क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट लगा देते तो क्या बनता है? एक बार देखिए ना, इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 5 इन्फिनिटी प्लस 1। अब आपको पता है यार, जहां एक भी इन्फिनिटी आ गया तो समझ लो कहानी गई। तो ये तो बन जाता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जो कि मीनिंगलेस होता है। ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो ये तो क्लियर था कि मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हो जाता। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ये तो क्लियर था कि इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता है। अब बात तो ठीक है सर, ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करें? तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसको ऐसा बना दो। अब आप मुझे ये बताएं, आयुष या हर्ष कोई भी बताइए, अगर 1/x में मैं x की जगह इन्फिनिटी लगाऊं तो क्या आएगा? 0 आएगा या इन्फिनिटी आएगा? सोचिए। 1/इन्फिनिटी को क्या कहा जा सकता है? 0 या इन्फिनिटी? 0। शाबाश। और 1/इन्फिनिटी स्क्वायर भी 0। तो देखिए कितना खूबसूरती के साथ अब आंसर आ गया है। अभी आ गया 1 + 0 + 0 अपॉन 2 + 0 + 0। और आपको इस सवाल का आंसर हाफ बोलने का मौका मिला, जबकि अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी लगा देते तो ये एग्जिस्टिंग ही नहीं रह जाता।
तो इसीलिए एक रूल कि फैक्टराइज करना चाहिए, कभी कभी फैक्टराइज करके भी कई सवाल सॉल्व होते हैं। कई सवालों में डायरेक्ट वैल्यू भी लगानी पड़ती है, जैसे पहले एग्जाम्पल में जो मैंने दिया। और इस तीसरे एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि कई बार इनफाइनाइट टेंडिंग केसेस आते हैं, तो इनफाइनाइट वाले केसेस में इस तरह से किया जाता है लिमिट को। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बातें और सुन लें। किसी भी क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो क्वेश्चन दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो वो पहले क्वेश्चन के जैसा कि साहब आपने बोला 1 लगा के सर डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट प्रॉब्लम। दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसे जब आप डायरेक्ट वैल्यू देते हैं तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करता है। अब ये भारी सा वर्ड जो मैंने बोला, पहले इसका मीनिंग समझा देता हूं। इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है समझो। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जो कि 0/0 हो, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, या 0 मल्टीप्लाइड टू इंफिनिटी, या 0 टू द पावर 0, या इनफाइनाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऑल दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है इनमें से कोई भी फॉर्म अगर आ रही तो जैसे एग्जांपल के लिए दूसरे क्वेश्चन में अगर आपने x की जगह डायरेक्ट 1 लगाया होता बेटे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती, देखो 0/0। और तीसरे में अगर आपने x की जगह इंफिनिटी लगाया होता तो ये भी इनडिटर्मिनेट आ जाती। कौन सा फॉर्म आ जाता बताएंगे आप लोग तीसरे में? सर कहाँ पर? थर्ड वाले क्वेश्चन में बेटे अगर आप डायरेक्ट इंफिनिटी लगाते तो क्या फॉर्म आती? इनडिटर्मिनेट। हाँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता ना, Yes, इन्फिनिटी sir. बाय इन्फिनिटी आ जाता ना। तो ये जो 7 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स मैंने लिखी हैं इनको माइंड में सेट करना होगा। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाइड टू इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये वो 7 फॉर्म्स हैं जिनमें से कोई भी अगर आ गया। एक यहाँ पर मैंने जल्दीबाजी में 1 टू द पावर 0 लिख दिया, ये 1 टू द पावर 0 नहीं, मैं लिखना चाह रहा था 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी टू द पावर 0 आ जाए, 0 टू द पावर 0 आ जाए, या 0 और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो जाए, या रेशियो के रूप में 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन सातों को आप इनडिटर्मिनेट समझो। कोई भी सवाल अगर डायरेक्ट वैल्यू लगाने पर इनमें से किसी डिजाइन का कन्वर्जन दे रहा है तो ये बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि उसमें फैक्टराइजेशन या ये डिवीजन वाली टेक्निक लगा के उसे थोड़ा सा सुधारना होगा। जब तक हम उसको सुधारेंगे नहीं वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपका केस है।